आज अगर देखा जाए तो एक आम सा ब्रांडेड जूता 2,000 रुपए में बहुत आसानी से मिल जाता है। बिल्कुल। बल्कि बाज दफा तो लोग ये कीमत देकर सोचते हैं कि चलो सस्ता मिल गया। हाँ, ये तो है। आजकल 2000 कुछ भी नहीं। बिल्कुल। लेकिन जरा इस हकीकत पर गौर किया जाए कि भोपाल में एक दौर ऐसा था जब इन्हीं 2,000 रुपयों में कच्चा आंगन, अमरूद और चमेली के दरख्तों समेत पूरा एक आलीशान मकान खरीदा जा सकता था। अरे वाह! पूरा मकान? एक पूरा मकान और आज का एक जूता। वक्त के साथ कीमतों का ये तजाद वाकई किसी को भी हैरत में डाल देने के लिए काफी है। और यही वो हैरत अंगेज नुक्ता है जहां से आज की इस तहकीक का आगाज होता है। सही। आज मकसद सिर्फ जूतों पर बात करना नहीं है, बल्कि अ, एक ऐसी खुसूसी और जज्बाती पेशकश सामने लाना है जिसने तारीख के कई गुमनाम पन्नों को जिंदा किया। आज हम जिस तहकीक पर गुफ्तगू कर रहे हैं वो मशहूर अंग्रेजी सहाफ़ी मरहूम नासिर कमाल साहब के एक बेहद मकबूल और यादगार कॉलम भोपाल नाउ एंड देन पर मबनी है। अच्छा, वही कॉलम जो अंग्रेजी में आता था? हाँ बिल्कुल, नासिर कमाल साहब अंग्रेजी में कॉलम लिखते थे और सहाफ़ती हलकों में उन्हें उनके मिलनसार रवैये की वजह से प्यार से मामू कहा जाता था। मामू, क्या बात है। और नासिर कमाल साहब का ये काम हकीकत में दस्तावेजी तारीख का एक बेहतरीन असासा है। देखें, भोपाल नाउ एंड देन का ये सिलसिला पहले नेशनल मेल अखबार में आया करता था। अच्छा, वहां से शुरू हुआ। हाँ, फिर सन 2000 में जब हिंदुस्तान टाइम्स का भोपाल एडिशन शुरू हुआ ना, तो ये सीरीज वहां छपने लगी। इस कॉलम में उन्होंने पुराने और नए भोपाल के दरमियान आने वाली तब्दीलियों को एक ऐसी गहरी रिसर्च के साथ पेश किया कि उनका ये कॉलम पूरे शहर में मशहूर हो गया। और इस मकबूलियत के पीछे उनकी लगातार मेहनत थी। हिंदुस्तान टाइम्स में 11 साल तक अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने के बाद उन्होंने 2011 में टाइम्स ऑफ इंडिया ज्वाइन कर लिया था। सही। इसी सिलसिले में वो ट्रेनिंग लेने मुंबई गए हुए थे, जहां अचानक दिल का दौरा पड़ने से 2 अगस्त 2011 को महज 55 साल की उम्र में वो हमसे जुदा हो गए। बहुत अफसोसनाक बात है ये। बिल्कुल। मगर उनका ये नायाब कॉलम भोपाल नाउ एंड देन उन्हें सदा जिंदा रखेगा। इसीलिए खुशी ना गमी टीम ने यह फैसला किया है कि इस यादगार कॉलम की कुछ किस्तों पर तबसरा जरूर पेश किया जाए, ताकि माजी की ये कीमती मोती हमेशा चमकते रहें। ये एक बेहतरीन कोशिश है। और आज जब हम उनके मवाद की रोशनी में हिंदुस्तान में जूतों की समाजी तारीख पर गौर करते हैं, तो समझ आता है कि एक मामूली सा जूता किसी समाज की मईशत और नफ्सियात का कितना बड़ा आईना हो सकता है। चलिए इसको समझते हैं। तो देखिए, जूता सिर्फ पहनावा नहीं था वैसे। ये इस बात का सबूत था कि समाज में कौन किस दर्जे पर खड़ा है। अगर हम बिल्कुल इब्तदाई दौर पर नजर डालें, तो एक बहुत ही अजीब बात सामने आती है। पुराने वक्तों में भोपाल के शायर और आम लोग नंगे पांव घूमना पसंद करते थे। नंगे पांव? मतलब शौक से? देखें, ताज भोपाली और मिर्जा गालिब जैसे अजीम शायरों ने नंगे पांव चलने और पांव में कांटे चुभने को अपनी शायरी में एक शदीद रोमानी और शायराना रंग दे दिया था। गालिब के बारे में तो यहाँ तक पढ़ने को मिलता है कि उन्हें रास्ते में कांटे देखकर सुकून मिलता था, क्योंकि वो उनके पांव के छालों को फोड़ देते थे। हाँ, बिल्कुल यही बात है। ये मिसाल वाकई बहुत अजीब लगती है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी को शदीद दर्द हो और उसे एक तकलीफ दे डीप टिश्यू मसाज में सुकून मिलने लगे। सही पकड़ा। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, वैसे क्या ये वाकई सिर्फ मुफलिसी थी या इसमें उस दौर का एक सूफियाना मिजाज भी शामिल था, जहां तकलीफ को रूहानियत से जोड़ा जाता था? मुझे लगता है कि इसे महज गुर्बत कह देना शायद इसकी पूरी हकीकत ना हो। अगर हम माशी हकायक का जायजा लेना, तो बुनियादी वजह वसाइल की कमी ही थी। मतलब पैसे नहीं थे? बिल्कुल। जब इंसान किसी तकलीफ का इलाज नहीं कर पाता या उसके पास जूता खरीदने की ताकत नहीं होती, तो नफ्सियाती तौर पर वो उस तकलीफ को एक आला मुकाम दे देता है ताकि उसकी शिद्दत कम हो सके। अबला पाए यानी छालों वाले पांव उस जमाने में बेचैनी, फकीराना मिजाज और आजादी की अलामत जरूर बन गए थे। अच्छा। लेकिन शुरू में ये मुफलिसी को एक शायराना लिबास पहनाने की ही एक कोशिश थी, और वक्त के साथ यही तकलीफ उनका स्टाइल स्टेटमेंट बन गई। मुफलिसी को शायराना लिबास पहनाना,
ये बहुत गहरा नुक्ता है। लेकिन इस शायराना मिजाज में एक बहुत बड़ा भौचाल तब आया जब 20वीं सदी के आगाज में हिंदुस्तान में मगरबी जूतों की आमद शुरू हुई। हाँ, डॉसन बूट्स। हाँ, और अकबर इलाहाबादी जैसे तंज निगार ने इस तहजीबी हमले पर क्या खूब शेर कहा। बूट दौसन ने बनवाया, मैंने एक मजमून लिखा, मुल्क में मजमून न फैला और जूता चल गया। यहाँ पर जूते का चल जाना सिर्फ सड़कों पर चलना तो नहीं लगता वैसे। बिल्कुल नहीं। इस शेर में जूता चल गया की इस्तिलाह दरअसल एक तहजीबी शिकस्त की तरफ इशारा है। ज़हनी गुलामी या जिसे हम कल्चरल कॉलोनाइजेशन कहते हैं, ये उसकी शुरुआत थी। मगरबी असरात ने हिंदुस्तानी ज़हनों पर गलबा पाना शुरू कर दिया था। सही बात है। जूता चल गया का मतलब है कि गोरों का असर कबूल कर लिया गया, उनकी तहजीब रोज़मर्रा ज़िंदगी में दाखिल हो गई और मकामी सोच जो अकबर इलाहाबादी के मजमून की शक्ल में थी, वो पीछे रह गई। एक अंग्रेज अफसर जब अपने भारी बूट डॉसन पहनकर कच्ची सड़कों पर चलता था, तो उसके जूतों की आहट मकामी नंगे पांव अवाम के जहनों पर एक नफसियाती दबदबा कायम करती थी। और इस नफसियाती दबदबे ने समाज में एक बहुत बड़ी माशी खाई को भी नंगा कर दिया था। वैसे जब बूट डॉसन की आमद से कीमतों और रुतबे का फर्क वाजे होने लगा, तो मुझे वापस वो 2000 रुपए वाले मकान की बात याद आती है। हाँ, वो तो जमीन आसमान का फर्क था। जिस समाज में 2000 में चमेली के आंगन वाला मकान मिलता हो, वहां महंगे जूते अफोर्ड करना किसी आम आदमी के बस की बात तो नहीं थी। तो सवाल यह है कि आम लोग जो महंगे मगरिबी जूते नहीं खरीद सकते थे, उनके पाँव में क्या होता था? आम लोगों की हालत बहुत मुख्तलिफ थी देखें। मईशत का सबसे बड़ा फर्क पहनावे से ही तो दिखता था। एक तरफ वो गिनती के चंद अमीर थे जिनके कफ, कॉलर और प्लीटेड शर्ट सीधे लंदन से आते थे, अच्छा। और उनके लिए बूट डॉसन पहनना एक आम सी बात थी। दूसरी तरफ आम भोपाल के वासी ऐसी हालात में थे कि उन्हें कार के पुराने टायरों और ट्यूब्स को काट कर बनाई गई चप्पलें पहनने पर मजबूर होना पड़ता था। पुराने टायर्स? हाँ, इन चप्पलों को बनाने का तरीका भी बड़ा अजीब था वैसे। पुराने टायर का सख्त हिस्सा काटकर तलवा बनाया जाता था और पतली ट्यूब से उसके फीते बनाए जाते थे। वाह। ये चप्पलें चंद आनों में मिल जाती थीं और गरीबों के पाँव को उबड़-खाबड़ रास्तों से किसी न किसी तरह बचा लेती थीं, लेकिन ये आरामदेह बिल्कुल नहीं होती थीं। सही बात है। इन पुराने टायरों के साथ साथ मोहल्ले के मोची रिवायती मकामी जूते भी बनाते थे, जिनके बारे में नासिर कमाल साहब की तहकीक में एक हैरान कुन तफसील मिलती है। उन जूतों को पहले तेल में डुबोया जाता था ताकि चमड़ा नरम हो जाए। लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि मोची जूतों की एड़ियों के अंदर जानवरों की चर्बी मिलाते थे। हाँ, वो आवाज के लिए। बिल्कुल। और ये सिर्फ इसलिए किया जाता था ताकि चलते वक्त छड़-छड़ या चीखने की आवाज आए। आज के दौर में अगर जूते से आवाज आए तो हम शर्मिंदा हो जाते हैं और इसे ठीक करवाने भागते हैं। लेकिन उस वक्त लोग ऐसी आवाज जानबूझकर चाहते थे। आखिर लोग आवाज करने वाले जूते क्यों पसंद करते थे? अजीब बात यह है कि इस तज़ाद के पीछे पूरी एक नफ्सियात काम कर रही थी। सोचिए, उस जमाने में शहर और गांव की सड़कें आज की तरह रोशन या आबाद तो नहीं होती थी ना। नहीं, बिल्कुल अंधेरा होता होगा। हाँ, रात के अंधेरे में सुनसान, कच्ची और अंधेरी सड़कों पर अकेले सफर करना खौफनाक होता था। जब जूतों की एड़ियों में जमा चर्बी और चमड़े की रगड़ से वो छड़-छड़ की आवाज पैदा होती थी, तो चलने वाले को एक तसल्ली मिलती थी। उसे लगता था जैसे अंधेरे में उसके साथ कोई और भी कदम मिलाकर चल रहा है। वाह! ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे आज भी लोग अंधेरे से गुजरते हुए अपना डर भगाने के लिए अकेले में गाना गुनगुनाने लगते हैं। सही मिसाल दी। तो एक लिहाज से ये आवाज करने वाले जूते आम इंसान का एक नफ्सियाती सहारा थे। आजकल जो बच्चों के सीटी वाले जूते आते हैं ना, ये समझे उसकी इब्तिदाई शक्ल थी। ये वाकई हैरत अंगेज है कि जूता सफर का साथी भी था और अंधेरे में डर भगाने का हथियार भी। अब चूंकि नए मगरिबी जूते बहुत महंगे थे और टायरों वाली चप्पलें बहुत आम, तो मुतवसत तबका यानी मिडिल क्लास कहाँ जाए? वो बेचारे हमेशा फंसते हैं। हाँ, ये तबका हमेशा से अपने सामाजिक रुतबे को बरकरार रखने की कश्मकश में रहता है। इस जरूरत ने जन्म दिया जुमराती के पास लगने वाले उलाटिये यानी सेकंड हैंड जूतों के बाजार को। उलाटिए और जो कश्मकश थी वो बहुत मजाहिया भी थी और तकलीफ दे भी।
लोग छुप-छुप कर वहां जाते थे ताकि अपना गुच्ची सस्ते में खरीद सकें और इस डर में रहते थे कि कोई रिश्तेदार या दोस्त न देख ले और अगर कोई जानने वाला देख लेता तो उसका ताना कि ये उलटिया कितने में खरीदा किसी खंजर की तरह चुभता था। यहाँ जो सबकामोज बात है वो इस लोग क्या कहेंगे कि बीमारी की शिद्दत है। उलटिये का बाजार दरअसल सामाजिक रुतबे और हकीकत के दरमियान होने वाली एक जंग का मैदान था वैसे। सही कहा। और इस समाजी अना या सोशल स्टिग्मा ने भोपाल में सनत और मईशत को किस तरह तबाह किया, इसकी एक जबरदस्त मिसाल तहकीक में मौजूद है। नवाब हामिदुल्लाह खां, जो भोपाल के नवाब थे, उन्होंने एक बहुत अहम कोशिश की। क्या कोशिश? वो चाहते थे कि भोपाल में भी जूता बनाने की जदीद फैक्ट्री लगाई जाए ताकि लोगों को रोजगार मिले और शहर खुद कफील हो। उन्होंने एक पढ़े लिखे उच्च मुतवस्सित तबके के शख्स को स्कॉलरशिप देकर कलकत्ता भेजा ताकि वो जूता बनाने की जदीद और फैक्ट्री वाली तकनीक सीख कर आए और भोपाल में लगाए। ये तो नवाब साहब को एक बहुत ही विजनरी फैसला था। उन्होंने वक्त से आगे का सोचा था। हाँ, लेकिन इस विजन को समाज की सोच ने पनपने ही नहीं दिया। देखें, वो शख्स कलकत्ता गया, उसने मेहनत से तकनीक सीखी और जब वो वापस आया तो उसे फैक्ट्री लगानी चाहिए थी। लेकिन उसके दोस्तों और रिश्तेदारों और ऐसे लोगों ने जो अपने आप को ऊंचा समझते थे, उसे ये काम करने से रोक दिया। रोक दिया? क्यों? वजह ये थी कि हिंदुस्तान के मखसूस समाजी और जाति निजाम में चमड़े का काम करने वालों को नीचली निगाह से देखा जाता था वैसे। दोस्तों ने उसे डराया कि अगर तुमने फैक्ट्री लगाई तो पूरे खानदान पर मोची का थप्पा लग जाएगा। एक पूरा सनती इंकलाब सिर्फ इसलिए रुक गया क्योंकि समाज एक पेशे को इज्जत नहीं देना चाहता था। ये तो बहुत अफसोस की बात है और इससे एक बहुत गहरा सबक मिलता है कि ये कहानी सिर्फ उस दौर की नहीं है। वैसे अगर गौर किया जाए तो आज भी हम बच्चों को मखसूस पेशों या करियर से सिर्फ इसलिए रोकते हैं क्योंकि लोग क्या कहेंगे। वो ज़हनियत आज भी वैसी ही है, बस शक्ल बदल गई है थोड़ी। बिल्कुल सही बात है। तो जब भोपाल के अपने लोगों ने फैक्ट्री लगाने से इनकार कर दिया और मकामी सनत दम तोड़ गई तो जाहिर है इस खला को किसी न किसी ने तो भरना था और वही हुआ। बाहर की कंपनियों ने भोपाल के बाजार पर मुकम्मल कब्जा कर लिया। पूरा कब्जा। देखते ही देखते मकामी जूते गायब हो गए। कंपनी के जूतों ने मकामी जूतों को बाहर कर दिया। गुरगंभी नाम के जूते आए जो बिना फीते के होते थे और इन्हें मर्द और औरतें दोनों पहन सकते थे। और फिर 1930s में जापानी रबर की चप्पलें आईं जिन्होंने तो बाजार का नक्शा ही बदल दिया। बच्चों के लिए 6-8 पैसे और बड़ों के लिए 1 रुपए में मिलने वाली ये चप्पलें गरीब आवाम के लिए बिल्कुल वही काम करती थीं जो आज हमारी हवाई चप्पल करती है। लेकिन इन सस्ती चप्पलों के साथ साथ एक और ब्रांड ऐसी शान से सामने आया जिसने सबको अपना दीवाना बना दिया। देखें, बाटा का बाजार में आना किसी इनकलाब से कम नहीं था। ये सिर्फ जूता नहीं, स्टेटस सिंबल बन गया था। ओह, बता के अप टू डेट 555 मॉडल का जादू तो कुछ और ही था। नासिर कमाल साहब के कॉलम को पढ़ते हुए मुझे बिल्कुल ऐसा महसूस हुआ कि उस जमाने में बाटा का ये 555 मॉडल पहनना ऐसा था जैसे आज कोई अपने घर के बाहर अचानक नई चमचमाती रोल्स रॉयस लाकर खड़ी कर दे। हाँ, वाकई ऐसा ही था। अगर कोई ये जूता पहनकर शहर में निकल जाता तो पूरे मोहल्ले में खबर आग की तरह फैल जाती थी कि लगता है इसकी किस्मत खुल गई है। और कॉलम में तो एक बहुत ही मज़ाहिया तबसरा भी है कि अगर उस जमाने में इनकम टैक्स वालों का निज़ाम आज जैसा होता ना तो शायद उस शख्स पर सीधा छापा मार दिया जाता जिसने 555 पहना हो। ये तस्वुरी मुस्कुराहट ले आता है वैसे। लेकिन यहाँ नए जूतों की कमजोरियों और मकामी लोगों की जहानत का भी एक बड़ा दिलचस्प वाकया मिलता है। कंपनी के ये नए जूते दिखने में तो बहुत खूबसूरत थे, लेकिन इनमें पुराने मकामी जूतों जैसी मजबूती नहीं थी। अच्छा, जल्दी घिल जाते थे। हाँ, और भोपाल के लोग जूता जल्दी बदलना अफोर्ड तो नहीं कर सकते थे ना, तो उन्होंने एक शानदार जुगाड़ निकाला। शहर के मोची अब एक नया काम करने लगे। लोग नए बाटा के जूतों के तलवों में स्टील की मखसूस ब्लॉकीज और लोहे की कीलें ठुकवाते थे। जब चलते तो उन कीलों की वजह से तलवा घिसने से बच जाता और जूता लंबार सा चलता। क्या बात है! जुगाड़ के मामले में वैसे भी हमारा कोई सानी नहीं है। लेकिन जुगाड़ की जो मिसाल आगरा के मोचियों के हवाले से मिलती है
उसने तो मुझे वाकई हैरान कर दिया था। नासिर कमाल साहब ने लिखा है कि आगरा के जूता साज तरबूज के छिलकों से जूतों का ऊपरी हिस्सा यानी अपर बनाते थे। एक मिनट, तरबूज के छिलके? हाँ, तरबूज के छिलके। ये बात सुनने में किसी जादू जैसी लगती है वैसे। आखिर तरबूज के छिलके को चमड़ा बनाया कैसे जाता था? उस वक्त के आर्टिसन और दस्तकार सच में हैरत अंगेज काबिलियत रखते थे। वो तरबूज के मोटे और सख्त छिलकों को जमा करते, फिर उन्हें धूप में इतना सुखाया जाता कि उनकी सारी नमी खत्म हो जाए और वो बिल्कुल चमड़े की तरह सख्त हो जाए। अरे वाह! इसके बाद उन पर मकामी किशमिश या तेल के जरिए एक मखसूस लेयर चढ़ाई जाती और उन्हें चमड़े के रंग में डाई किया जाता। देखने वाला बिल्कुल नहीं पहचान सकता था कि ये असली चमड़ा है या तरबूज का छिलका। वैसे हैरान की बात है। लेकिन जाहिर है इसकी एक बहुत बड़ी खामी थी। देखें, अगर अचानक बारिश हो जाती और ये जूता पानी में भीग जाता तो तरबूज का छिलका वापस नरम पड़कर फट जाता और आदमी बेचारा नंगे पांव रह जाता। ये उन लोगों की डिस्परेशन और महारत थी जो महंगे चमड़े की कमी को अपनी जहानत से पूरा करने की कोशिश कर रहे थे। वाकई, बारिश आई और जूता गाल बन गया। ये जहानत और बेबसी की अजीब गरीब कहानी है। और जूतों की इस कहानी में आखिर में क्रेप सोल वाले जूतों का भी तो जिक्र आता है। जब ये जूते बाजार में आए तो इनके तलवे ऐसे थे कि चलते वक्त बिल्कुल आवाज नहीं होती थी, आवाज एकदम गायब। हाँ, खामोश जूते। इन्हें लोगों ने फौरन चोरों के जूते का नाम दे दिया था। जरा सोचिए, थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि लोग डर भगाने के लिए जूतों से आवाज निकालना पसंद करते थे, चर्बी लगाकर, और अब जब वाकई खामोश और कंफर्टेबल जूता आया तो उसे चोरियों से मंसूब कर दिया गया। यही तो समाज की नफ्सियात है ना। जो चीज रिवाज से अलग हो, आम रिवायत के खिलाफ हो, उसे हमेशा शक की निगाह से देखा जाता है। खामोशी को समाज में अक्सर मक्कारी या राजदारी का पैमाना समझा जाता था। सही बात है। अगर इस सारी बहस को समेटा जाए वैसे, और नासिर कमाल साहब की तहकीक के निचोड़ पर गौर किया जाए, तो इस तरक्की और फैक्ट्री के जूतों की चमक धमक के पीछे एक बहुत अफसोसनाक तारीखी हकीकत भी छुपी हुई मिलती है। बेशक, हकीकत वाकई तल्ख है। नासिर कमाल साहब ने इस बात को बड़ी खूबसूरती से वाजे किया है कि कैसे इन बनती हुई शहरी फैक्ट्रियों ने आदिवासियों और गांवों वालों से उनका असली चमड़ा छीन लिया। हाँ, ये बहुत अहम नुक्ता है। जो चमड़ा सदियों से उन गांव वालों की जरूरत था और जिस पर उनका हक था, वो शहरों में अमीर आवाम के लिए फैक्ट्री के जूते बनाने के लिए रॉ मटेरियल बनकर चला गया और उसके बदले में गांव वालों को उन सस्ते प्लास्टिक और पुराने टायरों की चप्पलों का मोहताज कर दिया गया। देखें, तरक्की की ये कीमत वैसे भी गरीबों ने ही चुकाई है हमेशा। तरक्की का बोझ हमेशा गरीब के कांधों पर ही आता है। लेकिन मवाद आखिर में बिल्कुल इस संजीदगी के साथ एक ऐसी हकीकत पेश करता है जिस पर मुस्कुराना और अफसोस करना एक साथ ही पड़ता है। आज़ादी के बाद की हमारी सियासी तारीख का जिक्र करते हुए कॉलम में बताया गया है कि हमारे सियासतदानों ने जूतों का एक और आला और नया इस्तेमाल ढूंढ निकाला। और वो क्या था? वो था असेंबली की बहस के दौरान एक दूसरे पर जूते फेंकना। ये सियासत का कैसा तनाजुल है देखें वैसे, जहां जूता जो कभी डर भगाने का सहारा था और कभी समाजी रुतबे और इज्जत की पहचान था, वो अचानक इक्तिदार के ऐवानों में एहतजाज और गुस्से का हथियार बन गया। जब दलाइल खत्म हो जाते हैं तो इंसान ऐसी ही हरकतों पर उतर आता है। इस पूरे सफर को देखने के बाद ना, एक बहुत गहरा सवाल जहन में उभरता है वैसे। कैसा सवाल? अगर पिछले 100 साल के जूते हमारी समाजी तब्दीलियों, मुआशी फैसलों और नफ्सियाती हालात की ऐसी सच्ची कहानी सुनाते हैं, तो जरा सोचिए, आज से ठीक 100 साल बाद के मुअर्रिख यानी हिस्टोरियंस जब हमारे 2026 के दौर के ब्रांडेड स्नीकर्स और लाखों रुपए के महंगे लिमिटेड एडिशन जूतों की तहकीक करेंगे, तो वो क्या नतीजा अखज़ करेंगे? हाँ, ये सोचने वाली बात है। वो इन महंगे जूतों को देखकर हमारी तरजीहात, हमारे खोखले दिखावे और समाजी नफ्सियात के बारे में क्या राय कायम करेंगे? क्या हम वाकई रूहानी या समाजी तौर पर तरक्की कर चुके हैं, या महज दिखावे की एक अंधी दौड़ में शामिल हैं जिसमें जूते की कीमत ही इंसान की कीमत बन गई है?
ये एक ऐसी संगीन सोच है जिस पर वाकई गौर करने की ज़रूरत है। वक्त बदल जाता है, फासले बदल जाते हैं, लेकिन इंसान के अंदर की दिखावे की फितरत शायद कभी नहीं बदलती। सिर्फ पहनने के जूतों के ब्रांड बदल जाते हैं वैसे। तो ये थी मशहूर अंग्रेज़ी सहाफ़ी मरहूम नासिर कमाल साहब, जिन्हें प्यार से सब मामू कहते थे। उनकी बेहतरीन तहकीक का एक हिस्सा, जिसने माज़ी का एक बिल्कुल नया रुख हमारे सामने रखा। वाकई ये एक अजीम तहकीक थी। और खुशी नगामी की टीम की जानिब से इस तबसरे के आखिर में एक अहम ऐलान करना ज़रूरी है। नासिर कमाल साहब का ये नायाब और यादगार कॉलम भोपाल नाउ एंड देन उनकी अजीम सहाफ़त का वो सिलसिला है जो उन्हें हमेशा जिंदा रखेगा। बिल्कुल। ये हमारी मुश्तरका ज़िम्मेवारी है वैसे कि इस तारीख़ी वरसे को महफूज़ रखा जाए। इसलिए अगर किसी के पास भी इस मशहूर कॉलम की कोई पुरानी क़िस्त, अखबार की कटिंग या कोई निशानी मौजूद हो, तो हमारी गुज़ारिश है कि वो खुशी न गमी टीम को ज़रूर इनबॉक्स करें। किसी की भी एक छोटी-सी कोशिश इस अज़ीम काम को आने वाली नस्लों तक पहुँचाने में बेहद मददगार साबित हो सकती है। ये ज़रूर करना चाहिए लोगों को। और हाँ, इस तहकीकी सफ़र में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और माज़ी के ऐसी खूबसूरत किस्सों और मालूमात के लिए हमारी गुज़ारिश है कि हमें इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर ज़रूर फ़ॉलो करें। आज का ये तहकीकी सफ़र और भोपाल नाउ एंड देन पर हमारी गुफ्तगू यहीं इख्तिताम को पहुँचती है। अलविदा।